सऊदी अरब और तुर्की की दुश्मनी ऑटोमन साम्राज्य से ही है, जबकि दोनों सुन्नी मुस्लिम बहुल देश हैं। कहा जाता है कि दोनों के बीच मुस्लिम वर्ल्ड के नेतृत्व की होड़ भी है। सऊदी अरब के पास मक्का और मदीना है, तो तुर्की के पास विशाल ऑटोमन साम्राज्य की विरासत। इसराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी टकराव को लेकर सऊदी अरब और तुर्की खुलकर फलस्तीनियों के समर्थन में बोल रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दवान सऊदी सरकार की तुलना में रोज फलस्तीनियों के समर्थन में ज्यादा बोल रहे हैं। वो हर दिन 3 से 4 बार बयान जारी कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर इस्लामिक देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले फलस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का एक इलाका था। ऐसे में अर्दवान के बढ़ चढ़कर बोलने की एक ऐतिहासिक वजह यह भी है। लेकिन तुर्की की ओर से फलस्तीनियों के समर्थन में कुछ विरोधाभास भी है। सऊदी अरब का इसराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, जबकि तुर्की का है। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने खाड़ी के देशों पर इसराइल से राजनयिक संबंध कायम करने का दबाव डाला था। इसके नतीजे भी सामने आए थे। यूएई और बहरीन ने इसराइल से राजनयिक रिश्ते कायम कर लिए थे। इसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इसराइल से राजनयिक संबंध कायम करने का फैसला किया था। सूडान और मोरक्को भी मुस्लिम बहुल देश हैं। ऐसा ही दबाव सऊदी अरब पर भी था, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया और कहा कि जब तक फलस्तीन 1967 की सीमा के तहत एक स्वतंत्र मुल्क नहीं बन जाता है, तब तक इसराइल से औपचारिक रिश्ता कायम नहीं किया जाएगा। तुर्की, यूएई और बहरीन की आलोचना कर रहा था कि इन्होंने इसराइल से राजनयिक संबंध क्यों कायम किए, लेकिन ऐसा तब है जब तुर्की के राजनयिक संबंध इसराइल से खुद हैं। तुर्की और इसराइल में 1949 से ही राजनयिक संबंध हैं। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था। यहां तक कि साल 2005 में अर्दवान कारोबारियों के एक बड़े समूह के साथ 2 दिवसीय दौरे पर इसराइल गए थे। 2010 में मावी मरमार वाकये के बाद से दोनों देशों के बीच कड़वाहट है। इस घटना में इस्राएली कमांडो दस्तों ने तुर्की के पोत में घुसकर उसके 10 लोगों को मार दिया था। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध हैं। 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6 अरब डॉलर से ज्यादा का था। साल 2010 के बाद से अर्दवान के शासनकाल में तुर्की और इसराइल के संबंध तनातनी वाले ही रहे हैं। फलस्तीनियों के हथियार बंद इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने आतंकवादी संगठन के तौर पर लिस्ट किया है, जबकि तुर्की इसे राजनीतिक आंदोलन की तरह देखता है। पश्चिम के देश तुर्की को उसकी जमीन पर हमास की मौजूदगी को लेकर चेतावनी देते रहे हैं। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे रिश्ते रहे। 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर हमास ने बयान जारी कर सऊदी अरब की निंदा की थी। खाड़ी के देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं कि हमास एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है, जबकि ईरान शिया मुस्लिम देश, लेकिन दोनों की करीबियत इस्लामिक राजनीति की वजह से है। अहमद कहते हैं कि ईरान के करीब होने के बावजूद इससे हमास को कोई फायदा नहीं होता है। ईरान से करीबी के कारण सऊदी अरब से हमास की दूरी बढ़ना लाजिमी था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी है। ऐसे में हमास किसी एक का ही करीबी रह सकता है। इसराइल का जितना खुला विरोध ईरान करता है, उतना मध्य पूर्व में शायद ही कोई और करता हो। ऐसे में हमास और ईरान की करीबियत स्वाभाविक हो जाती है। 2007 में फलस्तीनी प्रशासन के चुनाव में हमास की जीत हुई और इस जीत के बाद उसकी प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन हमास और सऊदी अरब के रिश्ते भी स्थिर नहीं रहे। जब 2011 में अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति शुरू हुई, तो सीरिया में भी बशर अल असद के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। ईरान बशर अल असद के साथ खड़ा था और हमास के लिए यह असहज करने वाला था। सऊदी अरब मिस्र में चुनी हुई सरकार का विरोध कर रहा था। ऐसे में फिर से हमास की तेहरान से करीबी बढ़ी। इसराइल और हमास के बीच अभी हिंसक संघर्ष चल रहा है। इस बीच हमास ने मध्य पूर्व के प्रतिद्वंदी देश ईरान और सऊदी से एकता बनाने की अपील की है। क्या वाकई इस्लामिक देश फलस्तीनियों को लेकर आपसी मतभेद भुला देंगे? क्या इस्लामिक देशों की एकता से इसराइल थम जाएगा? खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं कि 1967 से पहले फलस्तीन और इसराइल समस्या अरब की समस्या थी, लेकिन 67 में अरब इसराइल युद्ध में इसराइल की जीत के बाद से यह केवल इसराइल और फलस्तीन की समस्या रह गई है।
अगर इसे कोई हल कर सकता है तो वो इसराइल और फलस्तीन ही हैं। इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया दिखावे भर से ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर इस्लामिक देश राजशाही वाले हैं और वहां की जनता का गुस्सा जनादेश के रूप में आने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में वहां के शासक फलस्तीनियों के समर्थन में कुछ बोलकर रस्म अदायगी कर लेते हैं। जहां तक तुर्की की बात है तो अर्दवान ने बाइडन के आने के बाद इसराइल के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है। वे राजदूत भेजने को भी तैयार थे, लेकिन इसराइल ने कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसराइल के खिलाफ हाल के दिनों में अर्दवान ने बहुत ही आक्रामक बयान दिए हैं। तलमीज अहमद साथ ही कहते हैं कि तुर्की या सऊदी अरब से इसराइल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है और अगर कोई दखल दे सकता है तो वो अमेरिका है, क्योंकि वहां की दक्षिणपंथी लॉबी इसराइल के समर्थन में मजबूती से खड़ी है। तलमीज अहमद कहते हैं कि सऊदी अरब के आम लोगों की सहानुभूति फलस्तीनियों के साथ बहुत ही मजबूत है। ऐसे में सऊदी शाही परिवार पर अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों का दबाव रहता है और इसी का नतीजा होता है कि वहां का विदेश मंत्रालय एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है। ईरान खुद को क्रांतिकारी स्टेट मानता है, इसलिए वो फलस्तीनियों के समर्थन में बोलता है और इस्लामिक वजहों से हमास का समर्थन करता है। हालांकि हमास को सारी मदद तुर्की और कतर से मिलती है। फलस्तीनियों के समर्थन में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी बयान जारी किया है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि OIC सऊदी अरब के हितों को पूरा करने वाला ही एक संगठन है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया ने 2019 में इसके समानांतर एक संगठन खड़ा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में भी आम लोगों का समर्थन फिलिस्तीनियों के प्रति होता है। ऐसे में कोई सरकार आम लोगों और वहां के इस्लामिक संगठनों को नाराज नहीं करना चाहती है।